कि क्या आपने सही दिल से लाया है, जबकि आपको मालूम है कि बोर्ड पहले चुनाव चल जाता था, आप नॉमिनेट कर रहे हो और नॉमिनेट करने के बाद में आप क्या करने वाले हो, तो 2 गैर मुस्लिम होंगे। मैं आपको विनती करता हूं, पहले तो शांति से सोच लो क्या कर रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो कॉमन सिविल की कोड की बात करते हो, और जब दूसरी तरफ यहाँ 2 मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड पे ला रहे हो। मुझे डर लगता है कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों में भी कल गैर हिंदू अबर लाना चाहोगे। उन्होंने अभी उदाहरण बताया मंदिर का, याद रखना शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। अगर हमारे मंदिर में कभी आपने सोचा भी कि किसी गैर हिंदू को उस मंदिर के बोर्ड पे लाने की कोशिश भी करोगे, तो याद रखना हम उसे विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है वो आगे चलकर क्रिश्चियनों पे हो सकता है, आगे चलकर जैन देरासर पे हो सकता है, आगे चलकर सिख धर्मों के गुरुद्वारा पे हो सकता है। क्यों कर रहे हो आप? क्या आपका उद्देश्य है? क्या आपका हेतु है? क्यों चाहिए आपको गैर? ये धार्मिक नहीं है। रिलीजियस एंड पायस जो कहा जाता है, डोनेशन दिया जाता है वक्त के लिए, फॉर व्हाट पर्पज? इट इज अ रिलीजियस एंड पायस। यू आर शोइंग इट इज अ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। कैसे हो सकता है गवर्नमेंट का? वो धार्मिक है और धार्मिकता के लिए दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि उसमें धार्मिकता नहीं है। जैसे भी ये देरासर के मंदिर में भी आप कर सकते हो, आगे चलकर हमारे हिंदू देवस्थान है। आपने ये अभी जो मैंने मंदिरों की बात की, मैं उनके साथ में था, 370 धारा खत्म करी। हमने आपका अभिनंदन किया, मैं कैबिनेट में था, बहुत खुश था। कितने लोग कश्मीर में हिंदू आ गए बताओ तो सही। कश्मीर में जमीन कौन खरीद रहा है वो भी तो बताओ, पता चलेगा कश्मीर की जमीन कौन खरीद रहा है। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे देवस्थान के मंदिरों की जगह होती है, इतनी हजारों एकड़ जमीनें, वो जमीन भी बेची जा रही है। क्या आप इसी तरह का कानून हिंदुओं के देवस्थान की जमीन बेचने वालों के खिलाफ भी लाएंगे क्या? वो भी तो बताओ, तो पता चलेगा आप सही में सेक्युलर की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो कि मुस्लिमों की बात करते हो। सर, आपके मैनिफेस्टो में क्या था? ये आपका मैनिफेस्टो पढ़ता हूँ, 2010-9 में और 2014 में आपने मैनिफेस्टो लाया था। उस मैनिफेस्टो में आपने लिखा था, द बीजेपी विल एग्जामिन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी रिगार्डिंग वक्फ प्रॉपर्टीज headed by Shri K. Rahman Khan, 2014, Deputy Chairman Rajya Sabha, and would, in consultation with Muslim religious leaders, take steps to remove encroachment from an unauthorized occupation of work properties. Further, you have said the ASI will be provided with appropriate resources for the maintenance of all national heritages sites and prevent their vandalization in any form. Today, your own people are vandalizing. In Maharashtra, they are vandalizing. Ask the ASI what is happening at Aurangzeb, what is happening at Sambhajinagar. You will come to know. And therefore, ये जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर भी हमने आपके सामने कहा है। दूसरी बात, कलेक्टर की बात आपने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, लेकिन क्या किया? फिर भी दोबारा वही किया। आपने सुबह एक अच्छी बात की कि प्रोस्पेक्टिव करेंगे, उस पे तो नहीं है। लेकिन ये जो आप कर रहे हो कलेक्टर की बात, जो अधिकारी आने वाला है वो भी आप गवर्नमेंट ऑफिसर है ना। एवरीबडी फॉर ओन कॉज ओन जज, दैट इज नॉट करेक्ट स्टेप, यू हैव टू करेक्ट इट राइट नाउ। हमने खुद कहा था कि ओरली इसके आगे कोई भी वक्त नहीं करेगा, रजिस्टर करेगा, ओन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पोजीशन में होनी चाहिए। हमने जेपी से भी कहा हम सुधार के लिए है, लेकिन आपका हेतु कभी सही नहीं लगता। इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि जिस ढंग से आपने ये जो बिल लाया है, उस बिल को देखते हुए आपका हेतु स्पष्ट नहीं होता। आपके मन में कुछ और ही है। जमीन आपको हड़प करनी है, और किसके लिए करनी है? जैसे मैंने कश्मीर में नाम लिया, जैसे मैंने जहाँ मणिपुर में भी चल रहा है, उसी के लिए चल रहा है। और किस किस लोगों के लिए चलता है, किन उद्योगपति के लिए चलता है, सभी को पता है। आपका उद्दिष्ट
जमीन हड़पने का है, बाकी कुछ नहीं है, न्याय देने का नहीं है। इसलिए मैं आपको एक ही बताता हूँ, वोटों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आप लोगों के वोटों पे सच्चाई नहीं है, दिल में भी सफाई नहीं है। इसलिए तो बाद में राज कपूर को कहना पड़ा, राम तेरी गंगा मैली हुई, पापियों के पाप धोते धोते 1000 लोग मर गए उसमें। और इसी को आगे बढ़ा के मैं कहता हूं कि आपने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, और आपने कल सौगते मोदी भेजा तो बांटोगे तो बचेंगे वाली बात आ गई है। आप बांट रहे हो, बचने के लिए बांट रहे हो, ये अच्छा नहीं है। आप अंदर मन से पूछो कि सही में आपको किसी का भला करना है कि नहीं करना है। आप भला करना नहीं चाहते और आप बांटोगे तो अरे भैया, आपको जब आपने कहा ना कि मंगलसूत्र छिना लिया जाएगा, ऑनरेबल मेंबर आप भूल गए क्या किसको बोल रहे थे? इसलिए मैं आपसे मेरा भाषण समाप्त करने के बाद मैं इतना ही कहता हूँ, आपके दिल में नफरत है ना, वो निकाल डालो। वी नीड हार्मनी नॉट द हैट्रेड, वी नीड हार्मनी नॉट द हैट्रेड। अगर हार्मनी चाहते हो तो बिल फिर अंतर्मुख कर माननीय सदस्य सोचो नीलेश कि क्या हम सही में मुस्लिम समाज को न्याय देने के लिए। धन्यवाद समाप्त। एक मिनट ऑनरेबल मेंबर, प्लीज वेट ऑनरेबल मंत्री, माननीय मंत्री जी ने कहा अरविंद सावंत जी बैठते बैठते समर्थन किया कि नहीं किया वो बोला नहीं है, इसलिए मैं आप बिल को समर्थन करते कि नहीं करते आपने क्लियर नहीं किया। लेकिन मैं से इतना कहना चाहता हूँ, पहले मुझे भी अरविंद सावंत जी का शिव सैनिक होने का, शिवसेना का MP होने का जैसे बोलचाल था, वो क्यों बदल गए हैं? आप इंसान बदल गए या कांग्रेस के साथ हाथ मिले इसलिए आपको बदल गए? पहले तो बड़ा शिवसेना का एजेंडा लेके अच्छा बोलता था, हमको भी अच्छा लगता था। ऑनरेबल मेंबर श्री नीलेश लंके जी, नीलेश लंके जी प्लीज स्टार्ट, आप शुरू करो। ऑनरेबल मेंबर आप प्लीज बैठिए, हम नहीं बदल गए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए। नीलेश लंके जी। आदरणीय सभापती महोदय, आज आपण जो वक्फ बोर्ड संबंधित विधेयक सादर करत आहोत त्यावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे। सरकार म्हणते की या मागचा हेतू सशक्तीकरणाचा आहे, पण यामागे काही गंभीर आणि चिंताजनक मुद्दे यामध्ये आढळत आहे। हे विधेयक पाहिल्यानंतर असे वाटते की वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे की काय। सशक्तीकरणाच्या नावाखाली संस्थेला कमजोर करण्याचा धोका या ठिकाणी दिसतोय। सभापती महोदय, आपण सत्तेत आलो तेव्हा छत्रपती शिवराय महाराजांचे नाव घेतले, पण सत्ता मिळाल्यानंतर त्यांच्या विचारांना सोडून चाललो आहोत, हे दुर्दैव आहे। शिवराय हे तलवार चालवणारे फक्त योद्धे नव्हते, ते सर्व धर्मांना समान वागणूक देणारे, लोकशाही मूल्य जपणारे राजे होते। त्यांनी समाज, धर्म, पंथ, जात, भाषा न पाहता सगळ्यांना सोबत घेतलं। त्यांनी माणूस पाहिला आणि माणुसकीला जागवला। म्हणून मला आठवती ही लहानशी कविता, शिवरायांचा विचार सर्व धर्मांना मान दिला, प्रत्येकाला सन्मान दिला, सर्व धर्मांना मान दिला, प्रत्येकाला सन्मान दिला, जातीपातीचा नको भेद, साऱ्यांना दिला एकच वेद, जातीपातीचा नको भेद, साऱ्यांना दिला एकच वेद, न्याय करूया धैर्य अपार, असाच होता शिवरायांचा विचार, न्याय करूया धैर्य अपार, असाच होता शिवरायांचा विचार। सभापती महोदय, या विधेयकात असं म्हटलं जातं की वक्फ बोर्ड सशक्त करायचं आहे, पण प्रत्यक्षात त्यांचे अधिकार सरकारकडे हस्तांतरित होत आहे। देशभरात वक्फ बोर्डाकडे सुमारे 9.4 लाख एकर जमीन आहे, त्याची अंदाजे किंमत 1.2 लाख कोटी रुपये आहे। प्रश्न इतकाच आहे, हे वक्फ बोर्डाचं सशक्तीकरण आहे की त्यावर ताबा मिळवण्याचा डाव? अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्ताने काही ठोस मुद्दे मी आपणासमोर मांडत आहो। वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी न करता योग्य बदल करून त्यामध्ये सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न करावे। सशक्तीकरणाच्या नावाखाली संस्थेचे स्वातंत्र्य हिरावू नये, संबंधित अल्पसंख्याक समाजाच्या भावना लक्षात घेता त्या समाजाचे प्रतिनिधित्व त्या बोर्डामध्ये पुरेशा संख्येने असावेत। हे लक्षात घ्या की मुस्लिम, पारसी, ख्रिश्चन, शीख, जैन
नवबौद्ध हे अल्पसंख्याक समाज केवळ सांस्कृतिक नव्हे तर राष्ट्रीय उभारणीचे भागीदार आहेत. सायरस पुनावाला पारसी समाजाचे ज्यावेळेस कोविडची महामारी आली त्यावेळेस त्यांनी कोविडची लस बनवून हजारो लोकांचे जीव वाचवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचबरोबरीने रतन टाटा, जी.आर. टाटा हे पारसी समाजाचे होते. सर्वाधिक CSRच्या माध्यमातून सामाजिक उपक्रम करण्याचं काम या परिवाराने केलं. त्याचबरोबर अब्दुल कलाम हे एक शास्त्रज्ञ आणि देशाचे राष्ट्रपती म्हणून आदर्श काम करणारे व्यक्तिमत्व मुस्लिम समाजाचे होते. अजिम प्रेमजी विप्रो कंपनीचे मालक आणि त्यांनी सर्वाधिक CSR सामाजिक कामासाठी खर्च केलेला आहे. त्याचबरोबरीने मदर टेरेसा ख्रिश्चन समाजाच्या कुष्ठरोग्यांसाठी आपलं जीवनाचं शेवटच्या क्षणापर्यंत कुष्ठरोग्यांची सेवा करण्याचं काम आमच्या मदर टेरेसांनी केलं. त्या एका ख्रिश्चन समाजाच्या. शहीद भगतसिंग शीख समाजाचे देशासाठी हसत हसत बलिदान देणारे आमचे भगतसिंग. आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज यांच्या नावाने आमच्या जैन समाजाने आनंद ऋषीजी हॉस्पिटलच्या माध्यमातून अनेकांना जीवनदान देण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं जात असतं. वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षाची पूर्वी लोकशाही पद्धतीने निवड होत होती, आता सरकार थेट नेमणूक करणार आहे. ही बाब संविधानाच्या विरोधात आहे. अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्डावरील निर्णय आधी बोर्ड घेत असे, आता तो निर्णय एक सरकारी अधिकारी घेणार. याचा अर्थ सरकारचा हस्तक्षेप यामुळे वाढेल. जर वक्फ बोर्डवर 12 वर्षे अतिक्रमण झाले आणि वक्फ बोर्डाने काही कारवाई केली नाही तर ती प्रॉपर्टी अतिक्रमण करणाऱ्याची होणार. ही तरतूद म्हणजे अतिक्रमण करणाऱ्याला कवचच एका बाजूने देत आहोत आपण. अध्यक्ष महोदय, आर्थिक व्यवहारावर पूर्वी राज्य सरकारचे ऑडिट होत असे, आता ते अधिकार कॅगकडे देऊन थेट त्रास देण्याचा धोका निर्माण होत आहे. यामध्ये अध्यक्ष महोदय, हाजी अली ट्रस्ट किंवा बिहारमधील बोधगया ट्रस्ट अशा संस्थांवरही हस्तक्षेप झालाय. उद्या हेच इतर समाजाच्या संस्थांसोबतही घडू शकते. अध्यक्ष महोदय, सभापती महोदय, आपले संविधान धर्मनिरपेक्ष आहे. संविधानातील हे मूल्य फक्त पुस्तकापुरतं न ठेवता कृतीत उतरवणे आवश्यक आहे. जर आज वक्फ बोर्डाच्या संस्थांवर सरकारचा ताबा असेल तर उद्या इतर समाजाच्या संस्थांवरही तेच होईल. ही लोकशाहीला छेद देणारी प्रक्रिया आहे. भारत ही विविधतेत एकता जपणारी संस्कृती आहे. मंदिरात घंटा आणि मस्जिदेत अजान एकाच शेजारी ऐकायला मिळते. हेच भारत आहे आणि हेच आपल्याला जपायचे आहे. आज जर आपण गप्प बसलो तर उद्या एक एक संस्था, एक एक आवाज, एक एक विचार संस्थात्मक मार्गाने संपवले जातील. अध्यक्ष महोदय, एका कवीच्या ओळी मी आपणासमोर मांडतो. स्वतःसाठी नको सर्वांसाठी लढा, हा विचार आहे शिवरायांचा धडा. स्वतःसाठी नको सर्वांसाठी लढा, हा विचार आहे शिवरायांचा धडा. घेऊ नको सत्ता फक्त नावाला, सत्ता असावी सेवा जनतेच्या भावाला. घेऊ नको सत्ता फक्त नावाला, सत्ता असावी सेवा जनतेच्या भावाला. सभापती महोदय, मी सत्तेला नव्हे समाजाला उत्तरदायी आहे आणि जो समाजाच्या भावना समजून घेत नाही त्याला इतिहास कधीच माफ करत नाही. आज महात्मा गांधींची भजन मला या ठिकाणी आठवत आहे. रघुपती राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपती राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संमती दे भगवान. म्हणून माझी सरकारकडे विनंती आहे की या विधेयकाला निर्णय घेताना फक्त कायदे, फायदे किंवा मालमत्ता न पाहता जनतेच्या भावना, संविधानाचे मूल्य आणि छत्रपती शिवरायांचे सर्वसमावेशक विचार ध्यानात ठेवा. जय शिवराय. माननीय सदस्य, आपने छत्रपति शिवाजी के बारे में बहुत अच्छा से छत्रपति शिवाजी को ग्लोरीफाई किया है, लेकिन हमको ये भी सबको पता है छत्रपति शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य की भी स्थापना की है. ये भी सदन के माध्यम से सबको जानकारी होना चाहिए. माननीय सदस्य श्री श्रीकांत शिंदे जी. श्रीकांत शिंदे जी. सभापति महोदय कि आपने मुझे इस
बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। मैं मेरे पार्टी शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ और आज एक ऐतिहासिक दिन है। अरे बैठिए बैठिए, अरे हो गया। अरविंद सावंत जी बैठिए। आप प्लीज एड्रेस टू दिस शेयर प्लीज। आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, उस पर भी आऊंगा। महत्वपूर्ण दिन है कि पहले 370 फिर ट्रिपल तलाक और आज सीए और आज गरीब मुस्लिम भाइयों के उद्धार के लिए ये वक्फ का बिल इस सदन में लाया गया है। आज यहाँ पर कुछ साथी, अरे पुराने नहीं अभी भी हो सकते हो, उनको तो पहला प्रश्न मुझे पूछना है कि आज हरी जैकेट जो है बुधवार के लिए पहनी है या आज वक्फ के लिए खास करके अरविंद सावंत जी ड्रेसअप करके आए थे। यहाँ पर मुझे उनका भाषण सुनते वक्त बहुत वेदना हुई, बहुत ही शॉकिंग था कि अरे वक्त पे ही बोल रहा हूँ बाबा। इधर देखिए, इधर सामने। मुझे इनसे आपसे बात कर रहा हूँ सर, हमसे सामने देखिए। इनसे मुझे यूबीटी वालों से प्रश्न पूछना है। अपनी अंतरात्मा से इनको प्रश्न पूछना चाहिए कि बाला साहब आज होते तो ये क्या आज ये भाषण कर पाते यहाँ पर? आज इस सदन में एक बात साफ हो गई, ये यूबीटी वाले किसकी विचारधारा को मान रहे हैं और ये बिल का विरोध कर रहे हैं। इनके पास एक सुनहरा अवसर था अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने इतिहास को संभालने का और विचारधारा को जिंदा रखने का, जिसके लिए कभी बाला साहब ठाकरे जी ने आंदोलन किया था। अफसोस यूबीटी वालों ने उस विचारधारा को तो पहले ही बुलडोजर के तले जो है चुरोड़ मुरोड़ दिया है। बाला साहब की जो विचारधारा थी वो स्पष्ट थी, हिंदुत्व की रक्षा, देश की एकता और बाकी धर्मों के लोगों के लिए सम्मान। लेकिन आज अगर बाला साहब यहां होते तो यूबीटी का डिसेंट नोट यहां पर अगर पढ़ते तो उनके आत्मा को बहुत वेदना जो है होती। मैं यहां पर यूबीटी का एक डिसेंट नोट जो है लेकर आया हूं। इन्होंने यहां पर कहा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में नहीं होने चाहिए और उसके ऊपर वो वकालत वहां पर कर रहे थे कि जो बाला साहब हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे, मुझे लगा इनको सिर्फ हिंदुत्व से एलर्जी थी, लेकिन आज हिंदुओं से भी एलर्जी जो है यूबीटी को होने लग गई है आज। और एक डिसेंट नोट में उन्होंने पॉइंट कहा, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज विच आर पर्सनल प्रॉपर्टीज डेडिकेटेड बाय वेरियस रूलर्स, नवाब्स एंड जमींदार्स। हम ऐसे ही नहीं कहते कि औरंगजेब के विचारधारा पे इन लोग चल रहे हैं, अफजल खान के विचारधारा पे चल रहे हैं, लेकिन अभी उनके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुलेआम जो है पत्र लिखने का काम भी यूबीटी वालों ने किया है। और इन्होंने यहाँ पे अभी कहा वैंडलाइजेशन ऑफ द औरंगजेब टूम, मतलब कौन से विचारधारा पे जो है यहाँ पर चल रहे हैं। जो औरंगजेब आज महाराष्ट्र में आया छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पकड़ने के लिए, छत्रपति संभाजी महाराज जी को हालाल करके जिन्होंने मारा, आज उनकी वकालत करने की नौबत जो है कांग्रेस के साथ खड़े होने के बाद इस यूबीटी वालों पे आया। इन्होंने कभी पत्र लिखा नहीं, जब पालघर में साधु हत्याकांड हुआ तभी इनके मुंह से कुछ भी निकला नहीं, तभी चुप बैठे थे। लेकिन आज औरंगजेब के बारे में बात निकली तो यहाँ पे इनको जो है तिलमिलाट जो है यहाँ पर हो रही है। सुनने की आदत डालो। मैं यहाँ पर इन्होंने और कहा यहाँ पर 370 कलम हटाने के बाद कश्मीर में क्या हुआ। बाला साहब ठाकरे जी जब भी थे
तभी उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो सबसे पहले मैं 370 कलम को हटाऊंगा। आज वो 370 कलम को यहाँ पर क्यों हटाया, ऐसा प्रश्न पूछने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और उसी के साथ में राम मंदिर के बारे में भी कहा इन्होंने कि जो सपना बाला साहब ने देखा था राम मंदिर का, कि राम मंदिर बनाने के बाद क्या हुआ, ये भी प्रश्न पूछने की नौबत जो है आज यूबीटी पे आ गई है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर ये बिल जो है, ये बिल का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद रखा गया है। ये उम्मीद सिर्फ एक शब्द नहीं, यह इस कानून का सार है, इस कानून का आधार है, क्योंकि यह उम्मीद देता है उन सभी गरीब मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिनका अधिकार वक्फ के आड़ में छीन लिया गया और उसको भ्रष्टाचार और लूट का साधन बना दिया गया। मैं विपक्ष के मित्रों का दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि जब भी देश को उनसे उम्मीद दिखी तब उन्होंने देश को और मुस्लिम समुदाय को निराशा देने का काम किया। जिस समुदाय ने आंख बंद करके इनको वोट दिया, लेकिन उनको सिर्फ वोट बैंक बनाकर छोड़ देने का काम जो है इस कांग्रेस वालों ने, विपक्ष वालों ने किया। ये यहाँ पर हमेशा सब एक लोकसभा के वक्त भी लोगों में भ्रम फैलाने का काम इन्होंने किया, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। आज भी लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि वक्फ की जमीनें जो है सरकार ले लेगी। लेकिन आज यहाँ पर वक्फ बाय यूजर, यहाँ पर एक अमेंडमेंट लाया गया कि जो ये बिल आने के बाद इसके पहले के सभी वक्फ जो अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है वो वक्फ पे रहेंगे। तो यहाँ पर कोई सवाल उठता नहीं है कि सरकारें उस वक्फ की जमीन को लेने की कोशिश कोई कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाने का काम कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, जब शाहबानो ने इस कांग्रेस से न्याय मांगने की उम्मीद की, कोर्ट ने शाहबानो को न्याय देने का काम किया, लेकिन इस सदन में ही इस कांग्रेस ने उनसे न्याय जो शाहबानो जी मांग रहे थे वो छीनने का काम इन्होंने ही किया। जब जम्मू कश्मीर की जनता ने आर्टिकल 370 हटाने की मांग की, तभी सिर्फ मुखदर्शक बनते ये कांग्रेस वाले रह गए, आतंकवाद को बढ़ते हुए देखते। जब 2006 में मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट लाई गई, 8 साल तक उस कमेटी के रिपोर्ट को इंप्लीमेंट इन्होंने नहीं किया। जब मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक से हो रही उत्पीड़न को रोकने के लिए इनसे गुहार लगाई, तब भी ये वोट गिनती में रह गए। और आज नरेंद्र मोदी जी के एनडीए सरकार में 370 भी हटाया, महिलाओं के आंसू पोंछने का भी काम किया, और आज ये बहुत ही ऐतिहासिक पूर्ण बिल लाकर आज मुस्लिम समाज के लोगों को भी, सर अभी तो शुरू किया है मैंने, आई एम द ओनली स्पीकर, मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय देने का काम भी यहाँ पर किया है। ये अपीसमेंट नहीं बल्कि अपलिफ्टमेंट की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। ये वोट के लिए नहीं, वतन के लिए काम होता है। ये विधेयक किसी के साथ धोखा नहीं बल्कि हर वर्ग के साथ न्याय का माध्यम है। ये विधेयक मजहब की दीवार नहीं, विकास का द्वार बनाता है, और शायद इसलिए विपक्ष के साथी इतना जोर लगा रहे हैं कि इसको रोकने के लिए। मुझे इनसे पूछना है कि इन वक्फ की जमीनें जो लाखों एकड़ में है, 36 लाख एकड़ जमीन है, एक भी उदाहरण इनको देने के लिए मैं चैलेंज करता हूं कि जहां पर अच्छे स्कूल बने, अस्पताल बने हैं, या स्किल सेंटर बने हैं, या कॉलेजेस बने हैं, जिससे मुस्लिम बहनों को या स्टूडेंट्स को वहां पर मार्गदर्शन मिला हो या नौकरी मिली हो। ये एक भी उदाहरण नहीं है। गए 5 सालों में वक्फ की जमीनें बढ़ती गई, डबल हो गई, लेकिन इनकम जो है कम होते गया। जैसे किरण रिजिजू ने यहाँ पर कहा कि सिर्फ इतने सालों में 163 करोड़ 163 करोड़ रुपए रेवेन्यू इतने लाखों एकड़ जमीन से।
मतलब भ्रष्टाचार जो है इन जमीनों पर इतने सालों तक चलते आ रहा था, वो भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आज ये बिल आया है, तो इनके पेट में जो है दर्द यहां पर हो रहा है। हसताय काय तुमच्यावरती लोक हसणार आता। आज मैं यहां पर कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। यहां पर इंडी अलायंस के सभी साथी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज इंडी अलायंस का एक भी मुख्यमंत्री नहीं होगा जिन्होंने अपने कार्यकाल में वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार पर इंक्वायरी नहीं की हो। हमेशा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाक्य जो है यहां पर बोलते रहते हैं। मैं कुछ उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा। 2011 में ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल में थी और कांग्रेस केंद्र सरकार में थी, और ममता बनर्जी ने बंगाल में 1000 करोड़ के वक्फ घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी। दिल्ली में 2019 में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मेमोरेंडम दिया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के विधायक अमनातुल्लाह खान जो जेल भेजे गए। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान अखिलेश यादव जी की सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने वक्फ का मंत्री होते हुए, सही है ना भाई, सही है, बाहर आपसे तो बात किया मैंने, आपको पता है, वक्फ के मंत्री होते हुए खुल्लम खुल्ला लूट मचाई, सत्ता के संरक्षण में जबरन जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित करके अपनी निजी जागीर बनाने की कोशिश की। आज 50 से ज्यादा मामले उन पर दर्ज है और आज जेल में वो सलाखों के पीछे है। आप समाप्त कीजिए। कांग्रेस ने भी उनका विरोध किया था। ऐसा ही एक और उदाहरण सामने आया है दिल्ली में, जब कांग्रेस सरकार ने रातों रात 123 कीमती और प्राइम लोकेशन पर स्थित संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया इलेक्शन के पहले। और तेलंगाना में भी ऐसा ही उदाहरण है कि जहां पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने यहां पर कहा सबसे पहला मैंने विरोध किया, लेकिन आज इसी तेलंगाना में सबसे ज्यादा लिटिगेशन है। 77,000 करोड़ से ज्यादा जमीन, 77,000 एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, लेकिन सिर्फ 22,000 एकड़ जमीन विवाद मुक्त है। बाकी 55,000 जमीन जो है विवाद उसके ऊपर है, क्योंकि उन जमीनों पर गवर्नमेंट सरकारी संपत्तियां हैं और गवर्नमेंट के वास्तु जो है वहां पर बने हैं। केरल में भी ऐसे ही उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष इसका घड़ी घड़ी विरोध कर रही है, ये विरोध जो है, ये विरोध सिर्फ अपने पाप छुपाने के लिए यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पाप अब जाले में आ जाएंगे। उन्हें डर है कि वक्फ के नाम पर की गई लूट, अवैध कब्जे और राजनीतिक सौदेबाजी अब दस्तावेजों में दर्ज हो जाएगी और जनता में उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए पूरे जोरों शोरों से जो है विरोध करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। सर समाप्त कीजिए महोदय, समाप्त। और भी बहुत यहाँ पर उदाहरण है सर। यहाँ पर कुछ लोगों का मैं भाषण सुन रहा था सर। यहाँ पर गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि लोग रिफॉर्म ला रहे हैं, बिल से समस्या बढ़ेगी। मैं कहता हूं यहां पर बिल से जरूर समस्या बढ़ेगी, लेकिन किसकी बढ़ेगी? जिन्होंने यहां पर लूट मचाया और भ्रष्टाचार किया, उनके लिए जो है यहां पर बिल से दिक्कतें जो है बढ़ने वाली है। यहां पर इन्होंने कुछ कहा कि अंग्रेजों के लिए मर्सी पिटीशन लिखा था। मैं यहां पर यूबीटी वालों से पूछना चाहूंगा कि बाजू में बैठ के जिन्होंने सावरकर जी को गाली देने का काम किया, उनके ऊपर प्रश्न पूछने का हिम्मत इन पे नहीं है। लेकिन ये भूल गए अफजल गुरु के लिए किसने पिटीशन दायर की थी, किसने जो है अफजल गुरु को। समाप्त कीजिए आप प्लीज कंक्लूड। मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करने से पहले, ये जो बिल है 2011-12 में
25% मुसलमान गरीब रेखा से नीचे थे। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक कड़वा सच है जो दशकों से चली आ रही उपेक्षा और तुष्टीकरण की नीतियों का परिणाम है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह बिल न तो किसी समुदाय के खिलाफ है न ही किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। यह बिल पारदर्शिता लाने का वादा करता है। ये वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त करने का संकल्प लेके आता है। धन्यवाद माननीय महोदय, और धन्यवाद। सबसे बढ़कर एक लाइन में खत्म सबसे बढ़कर ये उन मुसलमानों को सशक्त बनाने का रास्ता खोलता है जिन्हें सालों तक कमजोर रखा गया। वक्फ की संपत्तियों जो मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए थी, लंबे समय से भ्रष्टाचार, कुप्रबंध और अतिक्रमण की भेंट चढ़ती रही। इस बिल के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इन संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, गरीबी से जूझ रहे मुस्लिम भाई बहनों के उत्थान के लिए। ये बिल मुसलमानों को मजबूत करने का औजार है, न कि उनका हक छीनने का कोई यहाँ पर धन्यवाद। हमारा विचार है। मैं एक शेर समाप्त करूंगा। देश की उन्नति के लिए नए वक्त के साथ चलना होगा। देश के उन्नति के लिए नए वक्त के साथ चलना होगा और मुसलमान भाइयों और बहनों की तरक्की के लिए नए वक्फ के साथ आगे बढ़ना होगा।